हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव के अलावा एग्ज़िट एग्ज़ाम और उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी का ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, या तो आपको उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या है, इजी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे टफ क्वेश्चन आते जाएंगे। एकदम से अगर टफ क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे झेल नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा ना लगे, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा ना लगे यार ये तो इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ आएंगे। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, एकदम से मतलब आपको छत पे नहीं पहुंचाया जाता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये पार्ट 3 है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल गाइड फॉर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो क्या कहते हैं दवा वगैरह बना रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए ऑफिशियल गाइड जो है उसका क्या नाम, उसको क्या कहा जाता है। यानी जहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, सारा रेफरेंसेस हैं, सारी डिटेल्स हैं, लिमिट टेस्ट, कौन सा टेस्ट, कैसे क्या करना है, दवा बनाने की सारी विधि जहाँ लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं। वो आसान सा क्वेश्चन आंसर इसका क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है। आपने अगर आपको क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए मेरे बोलने से पहले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरियर ऑप्शन फॉर फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मासिस्ट का क्या कैरियर है, यानी किस रूप में, किस चीज़ पे, किस पोस्ट पे वो काम कर सकता है। आंसर दीजिए जल्दी से। तो राइट आंसर है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है ना। कोई भी फार्मासिस्ट है वो हॉस्पिटल में काम करेगा तो किस पद पे होगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे काम करेगा। ये उसका मतलब क्या कहते हैं, जो सही जगह है। बाकी वो नर्स के तौर पे या कुछ भी काम करे वो एक अलग बात है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया। एशिया जो हमारा ये क्या कहते हैं एक कॉन्टिनेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एक महाद्वीप है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो फार्मेसी कॉलेज बनाई, मतलब सबसे पहला पुराना फार्मेसी कॉलेज है ओल्डेस्ट, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है, बताइए क्या इसमें से। 3 सेकेंड का टाइम है, 4 सेकेंड मान लीजिए। तो राइट आंसर है गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। क्या है, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सबसे क्या है पुराना मतलब फार्मेसी कॉलेज माना जाता है इंडिया के इंडिया कह रहा हूँ सॉरी, एशिया के अंदर। इंडिया के अंदर नहीं, एशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले फार्मास्यूटिकल यानी दवा बनाने वाली कौन सी कंपनी को सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड किया गया। तो क्वेश्चन पीछे भी इसी से मिलता जुलता आ चुका है, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। वो क्या है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। राइट आंसर ये है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिसी एडोप्टेड बाय इंडिया इन 1991 फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं उनके लिए 1991 के अंदर, 1991 के अंदर इंडिया ने कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट किया था, कौन सी पॉलिसी को इन्होंने लेके आए थे, मान के चलिए कौन सी पॉलिसी आई थी। तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन इधर हैं आपको, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद है नेशनलाइजेशन। ऑप्शन है सोशलाइजेशन और उसके बाद है इंटरनेशनलाइजेशन। तो ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ये ए, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ऐसा नहीं था कि इंडिया की कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ मिलकर काम करे या अपनी वहाँ कंपनी बना ले जाके, ऐसा नहीं था। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन का मतलब, उनको परमिशन दे दी गई कि कोई भी कंपनी किसी के साथ में भी टाई अप कर सकती है, वहाँ पे जाके दवाएं बना सकती हैं, रॉ मटेरियल जो भी चीज़ है उस सबका परमिशन मिल गई। तो इसलिए इंडियन कंपनियों को बाहर जाने का मौका मिला। दूसरा क्या है, लिबरलाइजेशन हो गया इनको। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि ये काम नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, उस कंपनी से नहीं मिल सकते, तो बहुत सारे रूल्स थे। उन बहुत सारे रूल्स को हटा दिया गया ताकि आज़ादी के साथ में काम कर सके। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आज़ादी। तो पहले जो बहुत सारी पाबंदियाँ थी वो हटी। उसके अलावा क्या है, प्राइवेटाइजेशन, यानी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो गया। जो सरकारी कंपनियां थी, पब्लिक जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, तो अब ये मतलब पॉलिसी इसमें आ गई कि अब सरकार चाहे तो उसको क्या है मतलब प्राइवेट किसी एक आदमी को दे दिया, लो तुम चलाओ इसको।
समझे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी। अब क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इससे थोड़ा नुकसान हुआ होगा कि मतलब सरकारी जॉब वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं, ज़्यादा सैलरी होती है। जब कंपनियां प्राइवेट हो जाती हैं तो वो उसका जो मालिक है अपने हिसाब से जॉब सेट करता है, तो वो सरकारी जैसे मतलब एक क्या कहते हैं जो सर्वेंट है उसके बराबर तो सैलरी नहीं देगा ना। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को 35,000, 40,000, 50,000 सैलरी मिल रही है, उसी काम पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी वो बन जाए तो उसी जगह पे 15 से 20,000 में लोगों को रखा जाता है, और लोग खुश भी रहते हैं, काम भी करते हैं। तो ये इसका एक नुकसान हो सकता है प्राइवेटाइजेशन का, कि जो मतलब जो सरकारी कंपनियां थी उसको सरकारी रखना चाहिए था। तो राइट आंसर इसका ये पॉलिसी आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसोसिएशन दैट एजुकेट एंड सपोर्ट्स द फार्मासिस्ट इन इंडिया। कह रहे हैं कि कौन सा एसोसिएशन है, कौन सा एक समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन है या लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, जो कि इंडिया के अंदर एजुकेट करता है लोगों को, मतलब नई नई बातें फार्मेसी से रिलेटेड फार्मासिस्ट को सिखाता है, उनको सपोर्ट करता है, उनकी बातों को उठाता है। का नाम क्या है। तो ये 4 आंसर यहाँ पे जल्दी से, राइट आंसर क्या है जवाब दीजिए। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, फार्मेसी एक्ट। हालांकि फार्मेसी एक्ट ये एसोसिएशन नहीं है, ये क्या कहता है, ऐसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये एसोसिएशन नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, तो आपका राइट आंसर है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म। ये कह रहा है कि जब न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होता है तब उसमें एक एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है, और ये वीक होते हैं, ठीक है ना, वीक एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ बनती है, ये है क्वेश्चन। तो जब एक एसिड और बेस जो दोनों के वीक हैं तब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर। ये राइट आंसर इसका क्या है, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, pH of titration mixture for strong acid with strong base titration at equivalent point is। ये कह रहे हैं कि strong acid को हम strong base के साथ में टाइट्रेशन करा रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट पॉइंट होगा उस वक्त में pH क्या होगा उस टाइट्रेशन के मिक्सचर का, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ये टाइट्रेशन होता क्या है, तो टाइट्रेशन आपने अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अभी चूंकि हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन में होता क्या है कि कोई सब्सटेंस है, समझ रहे, उसका कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, तो कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, ठीक है ना, अननोन कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए से, उसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हम टाइट्रेशन कराते हैं और जब इक्विवेलेंट पॉइंट पे आता है, समझ रहे, तो उस वक्त में उसका मतलब पीएच क्या होता है उस टाइट्रेशन के मिक्सचर का। तो राइट आंसर है B7। समझ रहे, पीएच क्या होता है, 7। अगला क्वेश्चन है, इन प्रिपरेशन टाइट्रेशन, इन प्रिसिपिटेशन, प्रिपरेशन नहीं, इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन ऑर्गेनिक डाई इज यूज्ड एज। ये कह रहे हैं कि जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, यानी जिसमें पपड़ी बनती है, उसमें हम ऑर्गेनिक डाई यूज़ करते हैं, एक कलर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक होता है। तो उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, यूज़ किस तौर पे यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के तौर पे, सेल्फ इंडिकेटर, एडजॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन है। अगला है क्या, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, और फिर क्या है, एक्सटर्नल इंडिकेटर। अब ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कुछ बच्चों को कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फ़र्क क्या है। तो समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक चीज़ है, हमने कोई चीज़ इस पर लगाया, कोई ऐसी चीज़ जो इसके अंदर घुस गई, तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्प्शन है वो। लेकिन हमने कोई चीज़ इस पर लगाई तो ये उसके ऊपर चिपक गई, अंदर नहीं गई, तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्ब हुई है, उसके ऊपर चिपकी हुई है, बस अंदर नहीं गई तो एडजॉर्ब है, अंदर चली गई तो एब्जॉर्ब है। तो ये वाला जो मतलब क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो डाई यूज़ होता है, इंडिकेटर यूज़ होता है, वो क्या होता है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, ऊपर चिपक के कलर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, फेनोफ्थेलिन काफ़ी फेमस है, ये इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर इन। ये कह रहे हैं जो फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर है, ये इनमें से किस टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में, या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, या प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में, या रिडॉक्स टाइट्रेशन में। व्हाट इज़ योर आंसर। तो राइट आंसर है एसिड बेस टाइट्रेशन में फेनोफ्थेलिन को यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द या वेइंग ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड। ये कह रहे हैं कि जब हम कोई टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है,
तो एक टाइट्रेशन ऐसा हुआ कि जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म बना, प्रिसिपिटेट मतलब छोटे छोटे, मान लीजिए पपड़ी सी बनी है, छोटे छोटे टुकड़े से बने, ठीक है। अब हम उसको वेट करके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और मतलब मालूम करते हैं कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है। समझ रहे, हमने टाइट्रेशन किया, उसमें पपड़ी बनी, उस पपड़ी को वेट करते हैं, फिर जाके हम पता लगाते हैं कि इसमें उस चीज़ का कंसंट्रेशन कितना है। ये कह रहे हैं कि किस वाले मेथड में ऐसा हम करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या कहते हैं, अच्छा 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए। रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये 4 ऑप्शन है। क्या आंसर है आपका? राइट आंसर है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इस वाले में ऐसा करते हैं, वे करते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है जनरली द केमिकल बिहेवियर ऑफ एल्केलॉइड। जो एल्केलॉइड होता है उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल। बेसिक आप जानते हैं, एसिडिक जानते हैं। एम्फोटेरिक मतलब ये कि जो दोनों तरीके का मतलब अपना वो बिहेवियर शो करे, यानी क्या कहते हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो एसिड की तरह भी काम कर रहा है, बेस की तरह भी काम कर रहा है, तो वो होता है एम्फोटेरिक, ठीक है। और न्यूट्रल आप जानते ही हैं, जो मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। तो क्या कहते हैं, जो एल्केलॉइड है उसका नेचर क्या होता है, आपको मालूम है एल्केलॉइड के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बेसिक नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय विच मेथड। कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो किस मेथड के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या है बताइए जल्दी से। एक है स्टेट ऑटो मेथड, दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, तीसरा एक्सप्रेशन, चौथा है नॉन ऑफ द एबो। तो राइट आंसर इसका है स्टेस ऑटो मेथड, ठीक है। इसके जरिए से ग्लाइकोसाइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बहुत सारी क्या कहते हैं न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है ना। तो उसके जरिए से बहुत सारे काम होते हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है ये, ठीक है ना। अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को भी मतलब टिक करिए अगर वो ऑप्शन रहता है तो। अगला क्वेश्चन है किलर किलियानी टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। किलर किलियानी टेस्ट किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये सब क्या है, ग्लाइकोसाइड हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, ग्लाइकोसाइड हैं। अब किस ग्लाइकोसाइड को चेक करने के लिए किलर किलियानी टेस्ट हम लोग लगाते हैं, ये मतलब इसका। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, बिटर ग्लाइकोसाइड है। तो राइट आंसर इसका क्या है, जल्दी से बताइए, 4 सेकंड का टाइम है आपको, आपके पास में। तो राइट आंसर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए किलर किलियानी टेस्ट को यूज किया जाता है। विच ऑफ द, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एवोपोरेट एट रूम टेम्परेचर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जब उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, यानी रूम का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 24, 25, 26 यही रहता है रूम टेम्परेचर, नॉर्मली इसी को माना जाता है। उस टेम्परेचर पे हम किसी चीज़ को रखें तो वो क्या है, उड़ जाए भाप बन के, समझा। जब एयर में एक्सपोज हो, यानी इसे हमने खोल दिया, तो बंद करके रखा तो वो एक्सपोज टू एयर नहीं है, उसको खोल दिया तो वो एयर के लिए अब एक्सपोज हो गया, समझा, खुल गया। अब एयर उसमें आ सकता है और आके उसके लेवल का क्या कहते हैं, तब हीट या बढ़ाएगा और उसको क्या कहते हैं, एवोपोरेट कराएगा। जैसे कि मान लीजिए पानी कैसे एवोपोरेट होता है, तो हवा आती है और उसको गर्म करती है एक तरीके से। अब उसका पूरी एक थ्योरी है, इसमें जाना नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये इसमें कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जब उसको हम एक्सपोज कर देते हैं हवा के लिए, यानी खोल देते हैं और हवा उसके कांटेक्ट में आ सकती है, तब वो क्या होता है, और रूम टेम्परेचर पे एवोपोरेट बन हो जाता है, भाप बन के उड़ता है। तो वो कौन सा है इनमें से, तो ग्लाइकोसाइड नहीं है, वोलेटाइल ऑयल नहीं है, एल्केलॉइड, यस राइट आंसर है, सॉरी राइट आंसर है वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो क्या है, एवोपोरेट होके उड़ जाते हैं, ठीक है ना, एवोपोरेट हो जाते हैं यानी भाप बन के उड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टेनिन्स आर यूजुअली अकरिंग एज। ये कह रहे हैं कि जो टेनिन्स हैं उनका वो होते क्या हैं, ये क्वेश्चन है उसका, ठीक है ना। केमिकली वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस एसिडिक कंपाउंड होते हैं क्या, मिक्सचर ऑफ फेनोल्स होते हैं क्या, वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, या क्या कहते हैं ए एंड बी दोनों होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका मिक्सचर ऑफ फेनोल्स, कई सारे अलग अलग फेनोल्स होते हैं, ठीक है ना। फेनोल, अब ये एक तरीके का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग और उसके साथ में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है, ठीक है, तो फेनोल होता है। तो ये क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ फेनोल्स होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के फेनोल हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपुल पर ईयर।
क्या मतलब है इसका? इसमें कह रहे हैं कि ये कुछ यहाँ पे मतलब टर्म्स हैं, कुछ क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में नहीं मालूम, उर्दू में बोलते इस्तिलाह हैं, कुछ टर्म हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी कि किसी एरिया के अंदर 1000 लोग हैं और उनका जो क्या कहते हैं वहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए या पैदा किए उन्होंने, उस रेट को क्या कहते हैं, समझ रहे, ये पूछ रहे हैं। बर्थ रेट क्या है 1000 लोगों पे पर ईयर, उसको क्या बोलते हैं? मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, माइग्रेशन रेट बोलते हैं, या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जल्दी से आंसर दीजिए। 1000 लोग हैं किसी एरिया के अंदर और हर साल वहाँ पे बर्थ रेट कितना है, तो ये इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है? उसको बोलते हैं फर्टिलिटी, फर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट, ठीक है। यानी उनके अंदर बच्चा जनने की कितनी क्या कहते हैं कैपेसिटी है, ये समझ लीजिए, क्या रेट है उसका। विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कह रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मतलब अपनी जगह अपना घर छोड़ के सफ़र कर रहे हैं, वो नहीं, ट्रेवलिंग को नहीं, मतलब अपना एक इलाके में रहते वो इलाका छोड़ के कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है? तो बहुत आसान है, माइग्रेशन। अगला क्वेश्चन है विच डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। ये कह रहे हैं कोई एरिया है, ठीक है, उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया मतलब किसी एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उस चीज़ को किस मतलब इसमें से किस टर्म के ज़रिए से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। किसी एरिया के अंदर हमें सर्वे करना है, इस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो हम क्या सर्वे करेंगे, उसके लिए एक टर्म आएगा, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डेंसिटी या डेमोग्राफिक कंपोजिशन, क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। राइट आंसर है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कितने लोग हैं, कितना घना पना है लोगों का वहाँ पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग का मतलब मेन क्या कहते हैं गोल और टारगेट और मकसद क्या होता है? फैमिली प्लानिंग क्या होता है ये भी आप जानते हैं। तो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन ही समझ लीजिए आपको इसमें बताना है, तो जो सबसे लंबा आंसर है वो आप समझ जाइए कि वो वही है, टू अलाउ द इंडिविजुअल्स टू प्लान। ये प्लेन नहीं है, प्लान है। क्या है? टू प्लान द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड टाइम गैप बिटवीन टू प्रेगनेंसी। क्या आंसर है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल्स कौन हैं? अपने यहाँ के सभ्यता के हिसाब से अगर कहें तो दो इंडिविजुअल्स जो होंगे हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। ये कह रहे हैं कि वो जो दोनों हैं उन दोनों को मतलब आज़ादी दीजिए कि वो अपने हिसाब से प्लान करें, अपने हिसाब से तय करें कि कितने बच्चे उन्हें पैदा करने हैं, और मतलब एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरे प्रेगनेंसी के बीच में कितना गैप रखना है, ये आज़ादी देना इंडिविजुअल्स को, उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है। कोई आके उनको मतलब दबाव न डाले कि आपको क्या कहते हैं इतने दिनों में करना है, इतने करना है, बल्कि उनको खुद आज़ादी दी जाए कि आपको कितना करना है, कितना गैप रखना, अपने हिसाब से जो वो तय करते हैं। एक कोई मतलब क्या कहते हैं कपल जिनकी आपस में शादी हुई है, वो कपल अपने सभ्यता के हिसाब से बात कर रहा हूँ इंडिया की, बाकी बाहर क्या हो रहा है वो लोग शादी करते नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो अपने हिसाब से जब इस चीज़ को तय करें तो उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कह रहे हैं नीचे जो कई सारे मेथड दिए गए इनमें से कौन सा एक मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को ख़त्म करना, ठीक है, या रोक देना या ख़त्म करना। अगर क्या कहते हैं मतलब पहले ही कोई ऐसी मतलब टेक्निक यूज़ कर ली जिससे प्रेगनेंसी ना हो, या तो फिर ये कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको ख़त्म करना, मतलब फेलियर ऑफ क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से अगर हुआ है। वैसे क्या कहते हैं अगर प्रेगनेंसी हो गई है और फिर उसकी एक टाइमिंग है, आप पढ़ेंगे तो फिर एबॉर्शन कराना इलीगल है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के ज़रिए से बताया गया कि ये कंडीशंस में ही क्या है प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो वो वहाँ पे डिटेल आप पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे, अगर क्या कहते हैं जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके हैं, इनमें से कौन सा है? एक है एबॉर्शन, यानी प्रेगनेंसी को ख़त्म करना, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन को रोकना है। सॉरी क्या कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी प्रेगनेंसी को रोकना है तो कैसे रोकते हैं? एबॉर्शन के ज़रिए से। दूसरा क्या स्टेरिलाइजेशन का मतलब नसबंदी होता है। और तीसरा होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। नेचुरली यानी एक तो एक सेक्स ही नहीं कर रहे हैं, या टाइमिंग देख ले से पीरियड को देख के काम कर रहे हैं, जो भी तरीके हो, ठीक है ना। आपने सोशल फार्मेसी में डिटेल में पढ़ा इसको। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना।
अबॉर्शन भी करा दिया तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, स्टेरिलाइजेशन कर लिया, ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन आप समझ में आ गया, नसबंदी, उसके अलावा नेचुरल मेथड यूज़ किया, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है OPV फर्स्ट डोज इज गिवन एट, कह रहे हैं कि ओरल जो पोलियो वैक्सीन है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चे को कब दिया जाता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज की बात नहीं हो रही, फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, किस एज में, किस टाइम पे। तो राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर इसका बर्थ, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तभी उसको दिया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड द ईयर, कह रहे हैं किस ईयर के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर है, यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है, वो है 1982। क्या है 1982, जो सन वगैरह है ये मुझे भी याद नहीं रहते हैं लेकिन याद कर लीजिएगा 1982 में क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी टू द हेल्थ बेनिफिट इज टर्म्ड एज, ये कह रहे हैं कि मतलब हमने कोई मतलब इलाज कराना है, छोटे मोटे इलाज की बात नहीं होती यहाँ पे, कोई मतलब बड़ा इलाज है, कोई ऑपरेशन वगैरह कराना है या लंबे समय तक चलने वाला इलाज है, तो इलाज के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है और उस पैसे के बदले में जो हमें बेनिफिट मिल सकता है, पहले तो भी इलाज हुआ नहीं तो पता नहीं है कि क्या बेनिफिट होगा, लेकिन जो मतलब जिसकी उम्मीद की जा रही एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है उनको कंपेयर किया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक हमने ड्रग थेरेपी को यूज़ करना है, यानी एक ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं हम, मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, मान लीजिए पित्त का ऑपरेशन है, अब कई सारे हॉस्पिटल में अलग अलग उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब हम कंपेयर करते हैं कि जो पैसा हम खर्च करने जा रहे हैं उसके मुकाबले में हमें हेल्थ बेनिफिट कितना मिलने वाला है, तो इसको कई सारी जगहों पे हम उसको मतलब क्या कहते हैं चेक करते हैं, तो जहाँ पे फ़ायदा हो वहीं पे आदमी कराता है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा हमको मतलब हेल्थ बेनिफिट मिल जाए। तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, ये क्वेश्चन था। उसको इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो है फार्मेको इकोनॉमिक्स। क्या है, फार्मेको इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये राइट आंसर इसका फार्मेको। एक तो फार्मेको हो गया, इकोनॉमिक्स से मतलब फाइनेंशियल, फार्मेको समझ लीजिए कि मतलब फार्मास्यूटिकल या मेडिकल। अगला क्वेश्चन है नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस चीज़ के कैसे जानते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो क्या कहते हैं इसमें कई सारी चीज़ें लिखी है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है कि मतलब हॉस्पिटल के अंदर कोई गया, पहले से उसको इन्फेक्शन नहीं था, हॉस्पिटल में अंदर जाने के बाद वहाँ से उसको इन्फेक्शन हो गया, समझ रहे, हॉस्पिटल में जाने के बाद इन्फेक्टेड हुआ तो उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो उसका राइट आंसर क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यहाँ सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं होगा, कोई भी मतलब क्या कहते हैं मतलब हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, जो भी चीज़ें हैं, तो जहाँ पे मतलब इलाज कराने के लिए गया और फिर वहाँ से वो क्या हुआ इन्फेक्टेड होके आ गया, तो उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है टू स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड, सेल के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, तो आपको याद ही होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए कि बताइए क्या होता है। क्वेश्चन आंसर क्या है, एक इसमें है हिस्टोलॉजी, दूसरा कार्डियोलॉजी, तीसरा है सिस्टोलॉजी और चौथा है न्यूरोलॉजी। तो राइट आंसर इसका क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या है, सिस्टोलॉजी नहीं, सॉरी मैंने इसको पढ़ दिया, साइटोलॉजी। क्या है ये, साइटोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है टू स्टडी अबाउट टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू के बारे में पढ़ना तो क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ाई करना इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टू स्टडी अबाउट द वर्क ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी का जो हमारा काम है, जो फंक्शंस हैं, उसको जब हम उसको क्या टर्म दिया जाता है बॉडी के फंक्शन को, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, तो क्या बोलते हैं उसको, तो बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन को बनाने के लिए एक जगह देता है, समझ रहे, प्रोटीन बनाने के लिए एक खाली सरफेस जगह देता है, तो वो कौन है इसमें से। तो राइट आंसर है आपका, बताइए क्या है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सरफेस एरिया देता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मसल्स आर हार्ट मसल, हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो किस टाइप के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल हैं, कार्डियक मसल हैं, या क्या कहते हैं ए और बी, स्मूथ और स्केलेटल। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट में ही देखना है, बहुत सारे लोग राइट आंसर देंगे, आप खुद डिसाइड करिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें 5 बनाऊंगा ऐसे अभी, उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5 वीडियोस, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं, उसके बाद 5 सीरीज़ आएंगी जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर, इस तरीके से सीरीज़ चलेगी। तो अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। और फार्माकोलॉजी को अगर आप डिटेल में MCQs पढ़ना चाहते हैं तो KD त्रिपाठी की किताब आती है फार्माकोलॉजी में, काफ़ी मतलब अच्छी मानी जाती है। वो आपको प्रोडक्ट की लिंक वीडियो में दी गई होगी, आप उसके थ्रू भी जाके बाई कर सकते हैं। आपको चार्ज उतना ही लगेगा लेकिन हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो ये सपोर्ट करने का एक तरीका होता है। अगर आपको किताब खरीदनी है, वो MCQ को खरीदनी हो तो हमारे लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो SR फार्मेसी को कुछ फ़ायदा होगा। इसलिए कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, ये जो भी आपके लिए वीडियो बना के रिकॉर्ड करके ला के डाल रहा हूँ, हालांकि मैं एक आदमी भी रखा हूँ जो काम करते हैं, लेकिन हम आपसे इसमें कोई पैसा नहीं ले रहे। इस तरीके से आप हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।